हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। तो आज हम शुरू करने वाले नया टॉपिक और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो टॉपिक है बच्चों, इस टॉपिक की एप्लीकेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एप्लीकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले फटाफट से इसको अपन समझ लेते हैं ये होता क्या है, फिर सीधे हम इसकी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कोवलेंटली बॉन्डेड एटम की। ठीक है, ये ज़रूर याद रखना कि ये एक सिंगल आइसोलेटेड एटम की प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये कोवलेंटली बॉन्डेड एटम की प्रॉपर्टी होती है। सो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंटली बॉन्डेड एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो अगर आप बात कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल HF में जो कि एक कोवलेंट मॉलिक्यूल है, तो इसमें ये जो फ्लोरीन एटम है, ये इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन की इनके बीच में शेयरिंग हुई है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बना है उससे, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की इसकी जो टेंडेंसी है वो कहलाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये कहलाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये जितना ज़्यादा इसको अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब उतनी ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब इसको कैसे मेजर करें? इसको मेजर करते हम, कुछ स्केल्स हमें दिए हैं साइंटिस्ट ने, और वो स्केल्स हैं, जैसे कि सबसे पहला स्केल दिया था बच्चों मुलिकन ने। मुलिकन स्केल, मुलिकन ने क्या बोला था? मुलिकन ने बोला था कि ये जो इनकी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, ये डिपेंड करती है इनकी आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। ये होती है IE + EA/2, इसका एवरेज होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बच्चों काय से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है काय। इसको काय से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, काय ऑफ F। ठीक है, कई लोग इसको X भी बोल देते हैं, वो X नहीं होता है, वो काय होता है। तो इसको जल्दी जल्दी में लिखने के लिए हम सिर्फ इसको X या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो कभी XF या ऐसा कुछ लिखा हुआ देखिए तो समझ जाना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है। तो मुलिकन ने कुछ ऐसी डेफिनेशन दी थी बच्चों, बस ये याद रखना है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। सेकंड था बच्चों पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल ने रिलेट किया था बॉन्ड एनर्जी से। पॉलिंग स्केल जो था वो बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड था। इन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड है। और वो बॉन्ड एनर्जी क्या है, इसको हम डिटेल में तो नहीं समझेंगे, आप सिर्फ इतना याद रख लो कि इन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करना नहीं सिखाया था, बल्कि उन्होंने कंपेयर करना सिखाया था। उन्होंने एक रेफरेंस एलिमेंट लिया था फ्लोरीन, और इसको एक वैल्यू दी थी रेफरेंस वैल्यू 4, है ना, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है अपने पीरियोडिक टेबल का। तो इसको एक रेफरेंस वैल्यू देकर बाकी एलिमेंट्स को इसके साथ कंपेयर किया था। तो हमें कुछ वैल्यूज़ उन्होंने दी थी, वो वैल्यूज़ अभी हम याद करेंगे। और कोई भी अगर एक मॉलिक्यूल है इस टाइप का, A और B एक कोवलेंट बॉन्ड बनाकर जुड़े हुए हैं, तो इसमें A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनका जो डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों इनके आयनिक रेजोनेंस एनर्जी के स्क्वायर रूट के। ये डेल क्या है यहाँ पे, ये डेल होता है बच्चों आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। आयनिक रेजोनेंस एनर्जी। और ये आयनिक रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? ये होता है बच्चों डिफरेंस इन एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, या इसको ऐसे बोल लो आप, डिफरेंस इन एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटल बोल लो, या थ्योरी एक्सपेरिमेंटल बोल लो इसको, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी माइनस डिफरेंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी माइनस थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी, इसका डिफरेंस बोल लो आप। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बॉन्ड एनर्जी जो है
ये आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करोगे, और थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी जो है ये कैलकुलेट की जाती है, ज्योमेट्रिकल मीन निकाला जाता है बच्चों दोनों बॉन्ड एनर्जीज़ का। ये इस तरीके से ये डेल निकल के आता है। तो इससे रिलेटेड है इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा, समझने की ज़रूरत भी नहीं है, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि आप बाद में ये ना सोचो कि सर ने तो बताया ही नहीं, ये वाली चीज़ तो छोड़ ही दी। ये इतना ये सब जो दिख रहा है ये आपसे नहीं पूछा जाएगा बच्चों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़, फार्मूला वाली चीज़ इनऑर्गेनिक में नहीं पूछी जाती है, पर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी हैं। आप यहाँ से सिर्फ क्या याद रखो कि पॉलिंग ने अपना जो स्केल था वो बॉन्ड एनर्जी से रिलेट किया था एलिमेंट्स की, ठीक है। फिर इन्होंने कुछ वैल्यूज़ निकाल के दी थी, वो वैल्यूज़ हमें याद रखनी है। वैल्यूज़ कौन कौन सी हमें दी थी, जैसे इन्होंने हमें वैल्यूज़ दी थी, हाइड्रोजन की हमें वैल्यू दी है इन्होंने, लिथियम की वैल्यू दी थी, सोडियम की वैल्यू हमें दी थी। हाइड्रोजन की होती है 2.1, लिथियम की होती है बच्चों 1.0 और सोडियम की होती है 0.9। लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब की वैल्यू हमें ये सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ऐसे आप सल्फ़र की, फास्फोरस की, सिलिकॉन की, इनकी सबकी पता रखो। एल्यूमिनियम की 1.5 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 2.1, इसकी 2.5। क्लोरीन की होती है 3.0 बच्चों, ब्रोमीन की होती है 2.8 और आयोडीन की होती है 2.5। ये वैल्यूज़ आपको याद होनी ज़रूरी है, एटलीस्ट जितनी हमने यहाँ पर लिखी है ये तो याद होनी ही चाहिए, है ना। ये वैल्यूज़ अगर याद रहेंगी तो आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इन वैल्यूज़ को लिख लो और इनको याद ज़रूर कर लेना, ठीक है। इसमें देखो कार्बन, सल्फ़र और आयोडीन, इन तीनों की वैल्यू सेम है 2.5। नाइट्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों की वैल्यू सेम है 3.0। इसमें फास्फोरस और हाइड्रोजन, इन दोनों की वैल्यू सेम है 2.1, है ना। ऐसे सीजियम और फ्रेंशियम की भी सेम होती है बच्चों, 0.7 वैल्यू होती है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखो। एक और स्केल होता है बच्चों ऑलरेड-रॉशो स्केल, पर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए अभी हम इसको छोड़ रहे हैं, है ना। हम इसको इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा तो क्यों ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट करें। तो जब हम फुल सिलेबस पढ़ेंगे, पूरा कोर्स पढ़ेंगे, तब मैं आपको डिटेल में ये भी समझा दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल की बात हो गई है बच्चों। पॉलिंग स्केल और मुलिगन स्केल कैसे रिलेट होते हैं आपस में, ये भी देख लो। जो पॉलिंग स्केल होता है ये मुलिगन स्केल का कुछ इस तरीके से रिलेटेड होता है, 2.8 टाइम्स होता है ये, ठीक है। तो मुलिगन स्केल की वैल्यू क्या होती है, IE + EA/2। तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर रख दोगे तो पॉलिंग स्केल आप ऐसा लिख सकते हो, EA/2 × 2.8, ठीक है। ये सारी वैल्यूज जो हैं ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चल रही हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट अब आ रहे हैं बच्चों हम सीधे इसकी एप्लीकेशंस पे। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं देखिए, एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्वेश्चन बने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बच्चों सबसे पहली एप्लीकेशन है जो कम इंपॉर्टेंट है, वो मैं सीधे ऐसे ही बता रहा हूँ ना, ज़्यादा लिख के अपन उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहला है बच्चों रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, या ऐसा ले लो, मतलब पहले मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर ले लो। नॉन मेटालिक या मेटालिक कैरेक्टर की अगर अपन बात करें तो मेटालिक नेचर जो होता है बच्चों वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, और इसी के विपरीत आप नॉन मेटालिक नेचर की बात करो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। बच्चों एक पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा बढ़ती है,
लेफ़्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा इंक्रीज करती है ना। फैक्टर्स में इसी के साथ आपको समझाता जा रहा हूँ। इन अ पीरियड Z फैक्टर बढ़ता है, Z फैक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, ठीक है। एक पीरियड में हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है बिना किसी एक्सेप्शन, ऑलवेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज इन अ पीरियड, ठीक है। तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप आएंगे, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है बच्चों, और साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा, है ना। तो यहाँ पर लिख लो ऐसे कि ये नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा और इधर मेटालिक नेचर बढ़ेगा। डाउन द ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा तो मेटालिक नेचर बढ़ेगा। तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट नॉन मेटालिक नेचर बढ़ता है और डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक नेचर कम होता है, मेटालिक नेचर बढ़ता है, ठीक है। सेकंड फैक्टर की हम बात करें बच्चों, पोलैरिटी। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डिसाइड होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से कैसे, जैसे सपोज कोई एक बॉन्ड बना है दो एलिमेंट्स के बीच में, तो इनका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर चार्जेस डेवलप होंगे। सपोज़ ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, इस पर ज़्यादा पार्शियल नेगेटिव, इस पर ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट होगा। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा पोलैरिटी होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इस पर डेवलप्ड होगा, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें बच्चों अपन, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर लो, HF, HO और HN। देखो आप ऐसे बोल सकते हो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN डिफरेंस। कैसे, इधर देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 2.1, 4.0, इधर डिफरेंस कितना आ रहा है 2.1, 3.5, इधर 2.1, 3.0। तो यहाँ पर डिफरेंस 1.9 का आया बच्चों, यहाँ पर 1.5 का आया और यहाँ पर 0.9 का आया। जहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा होगा, इधर डिफरेंस ज़्यादा है तो यहाँ पर ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव ज़्यादा क्रिएट होगा, ज़्यादा क्रिएट होगा तो यहाँ पर इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। भाई चार्जेस ज़्यादा डेवलप होंगे तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा ना, तो ये बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी ज़्यादा रहेगी, तो ये ऑर्डर बन जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN डिफरेंस, इससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कहाँ, यहाँ पर देख लेते हैं फोर्थ एप्लीकेशन, एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की अगर अपन बात करें बच्चों तो आपसे पूछा गया है HF, H2O और NH3, इनमें HF, H2O और NH3 में से किसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो बच्चों एक्वस मीडियम में जो बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है वो जल्दी ब्रेक होता है। कौन ज़्यादा पोलर है, ये वाला बॉन्ड ज़्यादा पोलर है, डिफरेंस यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है ना। HF वाला बॉन्ड ज़्यादा पोलर है OH के कंपैरिजन में, तो जो ज़्यादा पोलर होता है ना एक्वस मीडियम में वो जल्दी ब्रेक होता है, तो जो जल्दी ब्रेक होगा वो H+ जल्दी देगा, इसलिए एसिडिक नेचर HF का ज़्यादा होगा, फिर H2 और फिर NH3, ठीक है। नेक्स्ट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बच्चों, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। या एक और देख लो यहीं पर छोटी सी जगह में, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, इसको यहीं पर देख लेते हैं, जब जगह बची है तो क्यों वेस्ट करें। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे चेक करते हैं अपन बच्चों, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल में हम चेक कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला होता है छोटा सा, और वो होता है हैनी एंड स्मिथ फार्मूला।
हैनी एंड स्मिथ फार्मूला क्या कहता है? ये कहता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो होता है वो 16 इंटू डेल ई एन माइनस 3.5 इंटू डेल ई एन का स्क्वायर, ये होता है 16 इंटू डेल ई एन माइनस 3.5 इंटू डेल ई एन का स्क्वायर। डेल ई एन क्या है? ई एन डिफरेंस है। कोई भी एक मॉलिक्यूल है बच्चों, जैसे कि एच एफ है, आपको पता करना है ये कितने परसेंट आयनिक कितने परसेंट कोवलेंट है, तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर लो। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे? इनका ई एन डिफरेंस निकाल लो, जो कि आया था 1.9, यहाँ पर 1.9 रख दो, इसको सॉल्व कर लो तो आपको पता पड़ जाएगा कि इसमें कितना ई एन डिफरेंस है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बॉन्ड लेंथ निकालने में कैसे काम आता है ये वो भी देख लेते हैं। बॉन्ड लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है बच्चों, वो है स्टीवनसन एंड शुमाकर्स फार्मूला। स्टीवनसन एंड शुमाकर्स फार्मूला क्या कहता है कि आपको किसी भी बॉन्ड की अगर बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, ये डी ए बी क्या है? ये डी ए बी है बच्चों बॉन्ड लेंथ। ये डी ए बी क्या है? ये है बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल ए बी। ठीक है, ये व्हाट इज आर ए? ये होती है बच्चों कोवलेंट रेडियस ऑफ ए। व्हाट इज आर बी? ये होती है कोवलेंट रेडियस ऑफ एटम बी। ये डेल ई एन क्या है? ई एन डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज़ एंगस्ट्रॉम में रहेंगी, तब जाके ये 0.09 वैल्यू यूज़ होगा बच्चों। ठीक है, तो इसकी हेल्प से आप, अगर आपको कोवलेंट रेडियस पता है दो एटम्स का और उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पता है तो आप बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो गई अपने 6th। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट 7th, नेचर ऑफ ऑक्साइड। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात कर लेते हैं बच्चों। एक लाइन आपने सुनी होगी नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, है ना। अगर आपको ऑक्साइड्स याद रखने की ट्रिक जाननी है तो आप केमिस्ट्रिक्स चैनल पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे मैंने इनको ऑक्साइड्स को डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है और इनको याद रखने की ट्रिक भी बताई है, जिससे आप आसानी से ऑक्साइड्स को याद रख सकते हो। खास करके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को याद करने की ट्रिक मैंने उस पर डाली हुई है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। ऑक्साइड की अपन बात करें बच्चों तो जनरली अपन ने क्या सीखा है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स ये होते हैं एसिडिक और मेटल ऑक्साइड होते हैं बच्चों बेसिक। ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हमें कैसे पता चला कि नॉन मेटल ऑक्साइड ये एसिडिक हैं और मेटल ऑक्साइड बेसिक है? और एसिडिक बेसिक ये कैसे पता करते हैं हम? ये करते हैं बच्चों, अपन क्या करते हैं, इस ऑक्साइड को उठा के पानी में डाल दो। अब वो जो एक्वस सॉल्यूशन बना उसका नेचर देख लो, उसकी पीएच काउंट कर लो। अगर उसमें H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो एसिडिक होगा, और अगर उसमें OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो वो बेसिक होगा। ठीक है, या फिर उस ऑक्साइड को एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करा के देख लो, अगर एसिड से रिएक्ट कर गया तो मतलब ये बेसिक होगा, और अगर ये बेस से रिएक्ट कर रहा है तो ये एसिडिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को ये याद रखना है बच्चों कि जो अपने नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स एसिडिक और मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछा गया कि CaO और CO2 इनमें एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ,
तो देखो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये मेटल का ऑक्साइड है, ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा किसका, एसिडिक नेचर का। ठीक है। डाउन द ग्रुप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो कौन सा नेचर बढ़ता है बच्चों डाउन द ग्रुप, मेटालिक नेचर बढ़ता है। मेटालिक नेचर बढ़ता है तो मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक। मेटालिक नेचर बढ़ेगा तो बेसिक नेचर भी बढ़ेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा। तो आपसे अगर पूछा जाए Li2O Na2O, इसमें बेसिक नेचर का ऑर्डर बताओ, तो डाउन द ग्रुप बेसिक नेचर बढ़ेगा। और ये तो होता ही अपना एम्फोटेरिक है ना। ये एम्फोटेरिक क्यों होता है, ये आप उस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। अगर एक पीरियड में बात करें तो, एक पीरियड की अगर अपन बात करें तो एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा, नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। जैसे कि आपसे पूछा जाए बच्चों B2O3 CO2 N2O5, इन तीनों में एसिडिक नेचर का क्या ऑर्डर है, इन तीनों में एसिडिक नेचर का ऑर्डर आ जाएगा ये, इधर से इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा, और नॉन मेटालिक नेचर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ठीक है। तो ये था ऑक्साइड के लिए। हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं। हाइड्रोक्साइड्स की बात करें अगर बच्चों, तो हाइड्रोक्साइड्स होते क्या हैं। हाइड्रोक्साइड्स कोई भी एक ऐसा कंपाउंड बेटा जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों रखता हो, जो OH ग्रुप रखता हो। ठीक है। कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप हो वो हाइड्रोक्साइड की कैटेगरी में आता है। अब ये एसिडिक है या बेसिक है ये डिपेंड करेगा किस पे, इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और इसकी 2.1 है, यानी कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया 1.4। अब ये X जो एलिमेंट है ये डिसाइड करेगा कि ये कंपाउंड एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ठीक है। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ये मेरे ख्याल से अपनी 8 नंबर की प्रॉपर्टी है, 8 नंबर की एप्लीकेशन है। ठीक है। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। अब ये हाइड्रोक्साइड एसिडिक होगा या बेसिक होगा कैसे पता चलेगा, देखो इस X एलिमेंट पे डिपेंड करेगा। सपोज ये X एलिमेंट कोई एक मेटल है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सपोज 0.9, ये लिया है मैंने सोडियम, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, काउंट करो। ये डिफरेंस आ जाएगा बच्चों 2.6 के आसपास, है ना। यानी कि ये डिफरेंस ज़्यादा है, ये वाला बॉन्ड ज़्यादा पोलर है इसके कंपैरिजन में। ये वाला बॉन्ड अगर ज़्यादा पोलर है तो एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा बॉन्ड जल्दी ब्रेक होता है, जो पोलर होता है वो जल्दी ब्रेक होता है। तो यहाँ पर जब अपन इसको पानी में डालेंगे तो ये यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा तो ये OH माइनस हमें देगा, और ये अगर OH माइनस हमें देगा तो ये कैसा होगा, ये बेसिक होगा। अगर मैं इसको Cl ले लेता, अगर मैं Cl ले लेता तो मेरा ये कंपाउंड बनता, Cl यहाँ पर होता तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0, इसकी 3.5 और इसकी 2.1, यानी कि इधर डिफरेंस 1.4 आता और इधर 0.5 डिफरेंस आता। अब ये वाला बॉन्ड ज़्यादा पोलर है तो पानी में डालने पर ये ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा तो ऐसे ClO नेगेटिव और H प्लस, कंपाउंड ने H प्लस दिया तो ये कैसा होगा, एसिडिक होगा।
तो बच्चों देखो, सोडियम क्या है, एक मेटल है। आपने एक मेटल लिया तो हाइड्रोक्साइड कैसा मिला, बेसिक। आपने एक नॉन मेटल लिया यानी कि Cl लिया तो हाइड्रोक्साइड कैसा मिला, एसिडिक। इसीलिए बोला जाता है कि मेटल के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो बच्चों अब आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि इस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा कि एसिडिक होगा या बेसिक होगा। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये बेसिक होगा। तो आपसे पूछा जाए HOF, HOCl, HOBr और HOI, इसमें एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। HOCl, HClO2, HClO3, HClO4, इसमें एसिडिक नेचर का ऑर्डर बताओ। तो कैसे पता लगाएं, देखो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके हाइड्रोक्साइड्स दिए हुए हैं, इनको ऑक्सी एसिड्स बोला जाता है बच्चों, है ना। तो इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या आ जाएगा, जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा एसिडिक, तो ये ऑर्डर बन के आएगा। ठीक है, अब इधर कैसे पता लगाएं, इधर तो सारे के सारे Cl एटम्स हैं, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। इसमें कैलकुलेट करोगे तो +1 आ जाएगा, इसमें +3 आ जाएगा, इसमें +5 और इसमें +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया तो जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा, Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। अब मुझे बताओ ज़रा, H2SO4 और H2SO3 में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, मुझे बताइए आप। HNO2 और HNO3 में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, आप बताएंगे H2CO3 और HNO3, इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, है ना। जब एक ही एलिमेंट मिल जाए दोनों जगह तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। इसका आ गया +4, इसका आ गया +6, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज़्यादा प्लस में तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ये ज़्यादा एसिडिक। ये आ गया +3 में, ये आ गया +5 में, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज़्यादा प्लस में तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ये ज़्यादा एसिडिक। इधर कार्बन इधर नाइट्रोजन, इन दोनों में से नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज़्यादा एसिडिक। ठीक है, इस तरीके से निकाले जाते हैं बच्चों। ऑक्साइड्स को भी ऐसे ही कंपेयर किया जाता है। आप P2O5 और N2O5 को कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये फॉस्फोरस का है, नाइट्रोजन का, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज़्यादा एसिडिक। ठीक है, इस तरीके से कंपेयर किया जाता है। अब एक लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बच रहा है बच्चों, उसको करने के बाद अपना ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और वो इसका एक्सेप्शन माना जाता है। वो क्या है, वो है H3PO4, H3PO3 और H3PO2, इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर, इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या रहेगा। तो देखो, ये +5 में है, ये +3 में है और ये +1 में है। तो हमारे अभी तक जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग ये ज़्यादा एसिडिक, फिर ये और फिर ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है बच्चों। इसमें ये ज़्यादा एसिडिक होता है, फिर ये और फिर ये एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर है, एक एक्सेप्शनल ऑर्डर है, इसको आप याद रखेंगे। अब आप कहोगे एक्सेप्शन, तो सर आप बोलते ही नहीं हो कि एक्सेप्शन तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन तो होना चाहिए हर चीज़ का। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन है बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन है क्वालिटी रेजोनेंस। अगर इनके स्ट्रक्चर्स देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि क्वालिटी रेजोनेंस जो है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जब ये एक H+ देगा, एक H+ देगा तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, इधर नेगेटिव आ गया तो ये इसके साथ रेजोनेंस कर जाएगा इस डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर अपन देखें तो अगर एक H+ यहाँ से गया इधर नेगेटिव आएगा, ये इसके साथ रेजोनेंस करेगा, बट इस रेजोनेंस को काउंटर करने के लिए एक और नेगेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है यही H+ जाए,
ये H+ भी जा सकता था, और अगर ये H+ जाता तो फिर ये रेजोनेंस करना चाहता उस डबल बॉन्ड के साथ, तो इस केस में रेजोनेंस की क्वालिटी यहाँ पर कम हो जाती है। और यहाँ पर ऐसे 3 H हैं, तो अगर यहाँ पर ये अगर रेजोनेंस करेगा तो उसको काउंटर करने के लिए ये और ये दोनों बैठे हुए हैं, तो क्वालिटी रेजोनेंस क्योंकि यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ज़्यादा अच्छा रेजोनेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसलिए ये बेटर एसिड होता है इन कंपैरिजन टू दिस एंड इन दिस कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और ये सारे ऑर्डर भी एग्जाम में आ चुके हैं, तो आप लोग इन ऑर्डर्स को ज़रूर ध्यान रखिए। बस ये याद रखना बच्चों, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा नॉन मेटालिक नेचर, उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर, जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा मेटालिक नेचर, उतना ज़्यादा बेसिक नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी एप्लीकेशन से कई बार क्वेश्चन आए हैं, तो आप लोग इसकी क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें बच्चों। जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाएगा, उतना ज़्यादा खुद पे भरोसा होता जाएगा कि हाँ अब इस चैप्टर के क्वेश्चन कैसे भी आ जाए हम सही करके आएंगे। और जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा तभी एग्ज़ाम में फोकस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आपकी क्वेश्चन करने की जो स्पीड है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस की। हमारा पीरियोडिक टेबल चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। इसमें जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जैसे लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये सारे सब हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस करेंगे जब जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी। पीरियोडिक टेबल ख़त्म, एक बार कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के लेक्चर को ज़रूर देखिए ताकि आपका पूरा चैप्टर जल्द से जल्द रिवाइज हो सके। ठीक है, अगर आप सारे लेक्चर्स देख लेंगे तो आपका ये 2 से ढाई घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सीधे सीधे क्वेश्चंस लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर अब हम चालू करेंगे बच्चों केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग हो जाने के बाद हम सीधे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चालू करेंगे और उसके बाद सीधे हम ब्लॉक्स पे आएंगे, है ना, क्योंकि ब्लॉक से भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमारे काम आएंगी। ये जो आज हमने पढ़ी है ना, जब हम पी ब्लॉक पढ़ेंगे, एस ब्लॉक पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें हमारे काम आएंगी, इसीलिए हम इन चीज़ों को यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए केमिस्ट्री। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।